नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। गिरिडीह में स्कूल वैन पलटी, 3 बच्चे घायल, बिना फिटनेस इंश्योरेंस चल रही थी वैन। घायल बच्चों का पीएक्सी में कराया गया इलाज। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब उज्जवल पब्लिक स्कूल की एक वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। बुटवरिया से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही वैन नवनिर्मित पीसीसी सड़क के मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब 10 बच्चे सवार थे। वैन पलटते ही बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े। स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में 3 बच्चों को हल्की चोटें आई जबकि अन्य बच्चे बाल-बाल बच गए। हादसे में बुटवरिया निवासी 12 वर्षीय मुस्कान कुमारी, 8 वर्षीय बिपिन सिंह और 10 वर्षीय मरीता बेसरा घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से तीनों बच्चों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। परिजनों ने बताया कि वैन चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी चालक को कई बार सावधानी से वाहन चलाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो अक्सर तेज रफ्तार में ही गाड़ी चलाता था, जिसका नतीजा ये हादसा बनकर सामने आया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क किनारे गड्ढे नहीं भरे जाने और चालक के कथित तौर पर अप्रशिक्षित होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एम परिवहन पोर्टल पर वाहन की जानकारी खंगालने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार स्कूल वैन का फिटनेस प्रमाण पत्र 28 मार्च 2021 को ही समाप्त हो चुका है, जबकि वाहन का बीमा 25 मार्च 2020 को खत्म हो गया था। इसके बावजूद ये वाहन बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि संबंधित निजी विद्यालय पूर्व में भी विवादों में रहा है, जब एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट के मामले में विभागीय जांच हुई थी। इस घटना ने एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी, प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय निगरानी की पोल खोल दी है। रांची के बेड़ों में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र में चरका टंगरा गांव में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे घर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान वे तालाब के पास पहुंच गए और पानी में डूब गए। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान तालाब में दोनों के शव तैरते हुए मिले, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही बेड़ो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हृदय विदारक घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का परिणाम घोषित, 5108 अभ्यर्थियों को जेआरएफ में सफलता। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर देख सकते हैं। एनटीए द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार कुल 5108 उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हुए हैं। वहीं 54,713 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी में प्रवेश के लिए योग्य पाए गए हैं, जबकि 1,17,058 उम्मीदवार केवल पीएचडी के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। यूजीसी नेट परीक्षा देश भर के 283 शहरों के 663 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा 85 विषयों के लिए 6 दिनों में 11 शिफ्टों में संपन्न हुई। हेमंत सोरेन का ऐलान, आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% नौकरी अब लोकल को। धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड में आयोजित झामुमो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 52 मिनट तक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद कोयला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ खनन का काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंप दिया गया है और ये कंपनियां राज्य के बाहर से मजदूर लाकर काम करा रही हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है
और यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं। आगे भाषण में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोयला क्षेत्र में काम कर रही सभी कंपनियों में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो स्थानीय लोग उस पर कब्जा करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और न्याय की लड़ाई में जनता के साथ है। इस भाषण में मुख्यमंत्री ने पेसा कानून का भी जिक्र किया। पेसा कानून पर उन्होंने कहा कि ये लागू हो चुका है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी आदिवासी और स्थानीय के साथ अन्याय न हो। वहीं इस भाषण में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है तब तक देश में महंगाई कम नहीं होने वाली है। हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसे देखते हुए झारखंड सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दे रही है। राज्य सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। आगे हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार गरीब बच्चों के लिए रांची में निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग चला रही है और जल्द ही इसे जिला स्तर पर भी शुरू करने का काम करेगी, क्योंकि सरकार सच में चाहती है कि राज्य का हर बच्चा पढ़े और देश तथा राज्य के उच्च पदों पर जाए। इससे परिवार और समाज की दिशा बदले। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पत्रकार बनाइए। लातेहार में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। कल ही चेन्नई से वापस आया था घर। लातेहार बालूमाथ सड़क मार्ग में रेहड़ा पावर ग्रिड के पास एक अनियंत्रित सवारी की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपनी बाइक से लातेहार जा रहा था। जानकारी के अनुसार सासंग ग्राम निवासी अफसर अंसारी 31 वर्ष, पिता अंजर अंसारी बैंक के किसी काम से बाइक से लातेहार जा रहा था। इसी दौरान बानपुर के रेहड़ा पावर ग्रिड के पास एक अनियंत्रित बोलेरो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए कार से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक चेन्नई में बिल्डिंग लाइन में ठेकेदारी का काम करता था। वो शबे बारात पर्व पर चेन्नई से घर आया था। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। रांची में अस्पताल के बाहर फायरिंग, राहुल सिंह गिरोह ने ली जिम्मेदारी। राहुल सिंह गैंग पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। रंगदारी के लिए धमकी देना और रंगदारी नहीं मिलने पर फायरिंग करवाना इस गिरोह की बड़ी ताकत बनते जा रहा है। ताज़ा मामला रांची के BIT-OP क्षेत्र का है। यहां राहुल सिंह गिरोह के एक अपराधी के द्वारा अस्पताल के बाहर फायरिंग की गई है। रांची के BIT मेसरा OP क्षेत्र में स्थित विकास हॉस्पिटल के पास बाइक सवार एक अपराधी ने बुधवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। रांची के सदर DSP संजीव बेसरा ने बताया कि विकास चौक स्थित एक अस्पताल के पास फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ के दौरान उन्होंने किसी भी गैंग के द्वारा रंगदारी या फिर धमकी देने की बात से इनकार किया है। CCTV कैमरे में साफ दिख रहा है कि मेसरा OP क्षेत्र में स्थित विकास हॉस्पिटल के पास बुधवार की शाम 5 बजे एक बाइक सवार अपराधी पहुंचा और अचानक हवाई फायरिंग करने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद BIT मेसरा OP की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम उस इलाके में लगे CCTV कैमरा फुटेज निकाली है, जिसमें अपराधी के रामगढ़ रोड की ओर भागने की बात सामने आई है। अपराधी के द्वारा गोलीबारी अस्पताल के गेट पर की गई, लेकिन धमकी उसके ठीक बगल में स्थित कार शोरूम के मालिक को दी गई है। राहुल सिंह गैंग की ओर से सोशल मीडिया में प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इस रिलीज में शोरूम के संचालक को धमकी दी गई है कि अगर गैंग से मैनेज नहीं किया तो अगली बार गोली उन्हें और उनके परिवार पर चलेगी। रांची से पलामू और पटना तक की जानकारी गैंग के पास उपलब्ध है। कभी भी AK-47 से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने JSSC सचिव से पूछा, सहायक आचार्य परीक्षा का पूरा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन 13/2023 की पूरी रिजल्ट निकालने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने JSSC के सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि सहायक आचार्य परीक्षा का पूरा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। कोर्ट ने उनसे ये भी जानना चाहा है कि क्यों थोड़ी थोड़ी संख्या में सहायक आचार्य नियुक्ति के परीक्षार्थियों का रिजल्ट निकल जा रहा है। सभी सफल परीक्षार्थियों का रिजल्ट एक साथ क्यों जारी नहीं किया गया। इस मामले में रामेश्वर महतो एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
प्रार्थी का कहना है कि सफल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक में सहायक आचार्य पद के लिए आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सहायक आचार्य के कक्षा 1 से 5 तक के 11,000 रिक्त सीटों के विरुद्ध 4,333 का ही रिजल्ट जारी हुआ है। अभी भी 3,500 से ज्यादा पद पर रिजल्ट जारी होना बाकी है। प्रार्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, उन्हें सफल घोषित किया गया है। इसके बावजूद भी इनका और अन्य सफल व्यक्तियों का रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। जेएसएससी का ये रवैया असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा का कभी 50 तो कभी 100 सीट पर रिजल्ट जारी कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परिमल कुमार के जजमेंट में जेएसएससी को सहायक आचार्य परीक्षा का पूर्ण रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक, 3 बुजुर्गों को कुचलकर मार डाला। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के वन प्रक्षेत्र गोमिया के बड़की पुन्नू गांव में 5 हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष है, जबकि 1 महिला घायल है, जिसे इलाज के लिए गोमिया अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि चत्रोच चट्टी थाना क्षेत्र के बड़की पुन्नू के करमाली टोला के रहने वाले गंगा करमाली 65 वर्ष और उसकी पत्नी कमली देवी 62 वर्ष और कमली की बड़ी जेठानी भगिया देवी 65 वर्ष अपने घर में सो रहे थे। अहले सुबह हाथियों के झुंड ने घर पर हमला कर दिया और 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गोमिया क्षेत्र में लगातार हो रही मौत की घटनाओं को लेकर विभाग के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बचाव के लिए संसाधनों की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार सालों भर उसका आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव से रजरप्पा जाने वाली रोड में लाइट की व्यवस्था की जाए, सड़क के किनारे बड़ा ड्रेनेज बनाया जाए जिससे हाथी सड़क पर सीधे नहीं पहुंच सके। हाथियों को इलाके में आने से रोका जाए ताकि आम जन को कोई नुकसान न हो सके। साथ ही मुआवजा की राशि बढ़ाई जाए। मामले को लेकर डीएफओ बोकारो संदीप शिंदे ने कहा है कि गुरुवार लगभग 3 बजे सुबह 5 हाथियों के झुंड द्वारा हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। हमारे वन क्षेत्र की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। तात्कालिक जो मुआवजा राशि बनती है वो मुहैया कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट टीचर परीक्षा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान दी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 8/2025 स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर के अंतर्गत केवल याचिकाकर्ताओं को परीक्षा प्रपत्र ऑफलाइन यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की है। अनीश कुमार, हरिशंकर साव एवं अन्य ने याचिका दायर की है। सरकार की ओर से अधिवक्ता पिंकी तिवारी ने पैरवी की। उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, अधिवक्ता ज्ञान देवराज, अधिवक्ता तथा काजी आसिफ इकबाल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश अंतरिम प्रकृति का है तथा मामले की अंतिम सुनवाई के पश्चात आगे का निर्णय लिया जाएगा। लातेहार में जब्त 40,20,000 रुपए की जांच आयकर के हवाले। लातेहार में जब्त की गए 40,20,000 रुपए की जांच आयकर विभाग को सौंप दी गई है। आयकर विभाग जब्त राशि अपने कब्जे में लेने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है। उल्लेखनीय है, लातेहार में करकट चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान एक कार में छिपाकर रखे 40,20,000 रुपए जब्त किए गए थे। गाड़ी में मौजूद लोगो धारा इस रकम के सिलसिले में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने की वजह से पुलिस ने उसे जब्त कर लिया था। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी रहने की वजह से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। इस दौरान ज्यादा नकदी लेकर चलने को चुनाव के मद्देनजर शक की नजर से देखा जाता है। इसलिए पुलिस ने कार से जब्त नकद राशि की जांच आयकर विभाग से करने का अनुरोध किया है। पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में आयकर विभाग ने जब्त रकम अपने कब्जे में लेने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रांची के ओरमांझी चौक पर बनेगा फ्लाईओवर, शहर को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची रामगढ़ मार्ग के ओरमांझी चौक पर 47 करोड़ 62 लाख की लागत से बनने वाले 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। 18 महीने में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट से भारी जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। रांची रामगढ़ मार्ग पर NH-20 के ओरमांझी चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 47 करोड़ 62 लाख रुपए तय की गई है। बताया गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण 3 वर्गीय स्पैन संरचना के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 1x15, 1x30 और 1x15 के स्पैन शामिल होंगे। इसके अलावा फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस रोड का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय यातायात को सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों का सफर भी आसान होगा। जानकारी के अनुसार परियोजना में हाईवे लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। परियोजना के निर्माण के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य की तिथि घोषित होने के बाद शुरू होगा, जिसकी घोषणा 1 महीने के भीतर होने की संभावना है। निर्माण कार्य की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। हाईकोर्ट ने देवघर चौकीदार नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा कि देवघर में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में आगे की कोई भी नियुक्ति इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। याचिकाकर्ता को ओर से अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने पैरवी की। दरअसल ये मामला वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत देवघर जिले में चौकीदार पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। उक्त विज्ञापन के माध्यम से कुल 286 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित थी। चयन प्रक्रिया 2 चरणों, लिखित परीक्षा 50 अंक और शारीरिक दक्षता परीक्षा 20 अंक में आयोजित की गई, जिसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य थे। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लिखित परीक्षा के बाद उनके व्यक्तिगत अंक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े होते हैं। उनका कहना है कि आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर स्वयं आकलन करने पर कुछ अभ्यर्थियों के अंक अपने अपने वर्गों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक प्रतीत होते हैं, फिर भी उन्हें शारीरिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी में आवेदन किया था और आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए थे। इसके बावजूद उन्हें सामान्य वर्ग में डाल दिया गया, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हुई। देवघर में अब भी कई पद रिक्त बताए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि झारखंड के अन्य जिलों जैसे कोडरमा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले में समान परिस्थितियों में द्वितीय मेरिट सूची जारी कर कट ऑफ अंक में समायोजन किया गया, ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके। उनका तर्क दिया कि देवघर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। गढ़वा में निजी अस्पताल पर परिजनों ने नवजात को बंधक बनाने और इलाज के नाम पर वसूली करने का लगाया आरोप। गढ़वा जिले में एक बार फिर निजी अस्पताल द्वारा गरीब परिवार से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूलने और नवजात को बंधक बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मामला धुरकी थाना क्षेत्र के कठल कला गांव निवासी रीना देवी से जुड़ा है, जिन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद रीना देवी सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां कथित तौर पर एक महिला दलाल के झांसे में आकर उन्हें निजी अस्पताल द न्यू सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। दलाल ने बेहतर इलाज का प्रलोभन देकर 18 जनवरी को महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने नवजात को विभिन्न बीमारियों का हवाला देकर भर्ती रखा और इलाज के नाम पर लगातार पैसे की मांग की। पहले 5,000 रुपये, फिर 40,000 रुपये जमा कराए गए। इसके बाद 3 फरवरी को अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर ने बच्चे को डिस्चार्ज करने की बात कही और 72,000 रुपये जमा करने की शर्त रखी। गरीब परिजन किसी तरह 36,000 रुपये की व्यवस्था कर अस्पताल में जमा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने शेष 37,000 रुपये नहीं देने पर नवजात को परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे को बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब तक इलाज की पूरी राशि जमा नहीं की जाती, तब तक बच्चा नहीं सौंपा जाएगा। अस्पताल के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि परिजनों को कोई परेशानी है तो उसका समाधान किया जाएगा। इस मामले पर मोबाइल फोन के जरिए बातचीत में सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि यदि निजी अस्पताल द्वारा इस तरह की घटना सामने आती है तो इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सदर अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों की पहचान कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज के परिजनों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराकर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।
धनबाद बाउंड्री वॉल विवाद, वकील व स्वास्थ्य कर्मी आमने सामने, 6 फीट रास्ता देने का फैसला। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने अधिवक्ताओं पर दीवार तोड़ने और पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। वहीं बार एसोसिएशन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम लोकेश बारांगे और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौसाद आलम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। लगातार बढ़ते विवाद और अधिवक्ताओं के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोर्ट परिसर में आवागमन सुगम बनाने के लिए 6 फीट चौड़ा रास्ता देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर प्रशासन और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता भी हुई। इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि प्रशासन के साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। शुक्रवार को जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित कर पेन डाउन हड़ताल समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं पत्थरबाजी और दीवार तोड़ने के आरोपों को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ताओं की ओर से किसी तरह की तोड़फोड़ या पत्थरबाजी नहीं हुई है। कुछ अज्ञात लोगों ने वकीलों के बीच घुसकर घटना को अंजाम दिया है। ये सिविल सर्जन की साजिश है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अधिवक्ताओं की ओर से आज फिर से दीवार तोड़ी गई और पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। इस संबंध में एसडीएम लोकेश बारांगे ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दीवार क्षतिग्रस्त करने और पत्थरबाजी की घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। प्रशासन के हस्तक्षेप और 6 फीट रास्ता देने के फैसले के बाद समाधान की उम्मीद जगी है। हालांकि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल कोर्ट परिसर और सदर अस्पताल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झारखंड में मौसम की आंख में चौनी, 3 जिलों पर कोहरे का साया, न्यूनतम तापमान में मामूली कमी। झारखंड में बसंत ऋतु की एंट्री के साथ ही मौसम की आंख में चौनी शुरू हो गई है। सर्दी अब विदाई की राह पर है, लेकिन रात और सुबह के वक्त ठंडी हवा चलने से गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दिन में धूप के समय गर्मी महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम पारा में मामूली कमी आई है, लेकिन ये सामान्य तापमान से ज्यादा रहा है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा है। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से सीजनल बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सर्दी खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत जैसे बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। हालांकि तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह के वक्त ठंडी हवा चलने की वजह से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हजारीबाग पुलिस का अफीम के खिलाफ बिग एक्शन, 350 एकड़ जमीन में लगी खेती नष्ट। हजारीबाग जिले का चौपारण क्षेत्र इन दिनों अफीम की खेती के लिए चर्चा में है। हजारीबाग पुलिस ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 350 एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस ने अफीम की खेती पर ट्रैक्टर भी चलाया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम का कारोबार करने वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से अफीम की खेती हो रही है। सूचना के आलोक में वन विभाग के साथ एक पुलिस टीम बनाकर पिछले 15 दिनों तक कार्रवाई की गई। इसी के तहत पुलिस अफीम की खेती को नष्ट कर रही है ताकि अफीम का नामो निशान मिटाया जा सके। हजारीबाग पुलिस का कहना है कि अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ आर्थिक चोट करना जरूरी है, जिसे देखते हुए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा। हजारीबाग का कटकमसांडी और केरेडारी भी कभी अफीम की खेती के लिए पूरे राज्य भर में सुर्खियों में रहता था। बेहतर पुलिसिंग और जागरूकता के कारण अब यहाँ के किसान वैल्यू एडेड खेती कर रहे हैं। अधिकतर किसानों ने टमाटर और स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू किया है। एक सकारात्मक पहल समाज की कही जा सकती है। अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग पुलिस गुप्तचर के अलावा टेक्निकल मदद भी ले रही है। सैटेलाइट मैपिंग और ड्रोन की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है। यही कारण है कि हजारीबाग पुलिस ने लगभग 300 एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती नष्ट किया है। हजारीबाग एसपी ने बताया कि पिछले 19 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें भारी मात्रा में लगी अफीम की खेती को खत्म किया है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर झारखंड में होगा स्थापित। झारखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनने जा रहा है। बताते चलें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्विट्जरलैंड, दावोस और यूके की यात्रा पूरी हुई, जहां विश्व आर्थिक मंच की बैठक में विश्व पटल पर सीएम हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को तकनीकी और डिजिटल हब के रूप में विकसित करने की बात रखी गई थी, जिससे कि राज्य में रोजगार का अवसर बढ़े।
इस दिशा में झारखंड को सिंगापुर की सनशाइन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कंपनी की तरफ से राज्य में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है। बताते चलें कि ये परियोजना राज्य में आईटी निवेश, रोजगार सृजन और ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों को गति देने का काम करेगी। तय समय सीमा के अनुसार इस परियोजना का 24 महीने में व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भूमि चिन्हित करना, आधारभूत संरचना विकास, बिजली एवं कनेक्टिविटी तथा आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी द्वारा सरकार से 5 से 8 एकड़ भूमि मांगी गई है। इस पूरी परियोजना पर कंपनी द्वारा 3,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं कंपनी द्वारा 1,600 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने की भी बात कही गई है। खासतौर पर आईटी क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ को रोजगार के मौके मिलने की बात कही गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अमन सिंह की नजरबंदी को सही ठहराया, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत अमन सिंह उर्फ अमन शेखर की निवारक नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है। आरोपी की गतिविधियां असामाजिक तत्व की परिभाषा में आती हैं। नजरबंदी आदेश में प्रशासन की संतुष्टि उचित और वैध है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जारी नजरबंदी आदेश पूरी तरह कानून के अनुसार है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने नजरबंदी आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। अमन सिंह पर हत्या के प्रयास, चोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस रिपोर्ट में उसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त और असामाजिक तत्व बताया गया था। उसकी नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ाई गई थी। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। दरअसल याचिकाकर्ता अमन सिंह को पूर्वी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी ने 14 मई 2025 को झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट 2002 की धारा 12(1) एवं 12(2) के तहत 3 महीने के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया था। इसके बाद 30 जुलाई 2025 और 30 अक्टूबर 2025 को नजरबंदी अवधि को आगे बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने भी गृह विभाग के माध्यम से 8 जुलाई, 11 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को नजरबंदी की पुष्टि की थी। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।